नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए स्थितियां बेहतर आप कह सकते हैं कि आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है और स्मॉल कैप मिड कैप आज बहुत बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। कंपैरेटिवली अगर आप फ्रंट लाइन इंडेक्स को देखेंगे तो आज वो भी रेंज में है, लेकिन कल जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी थी, आज ही उसी तर्ज पर मिड कैप स्मॉल कैप खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक अच्छे अपमूव मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स जो कि बिल्कुल फ्लैट है, 35 अंकों के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, 20 अंकों के आसपास का ड्रॉप है, लेकिन निफ्टी बैंक जो कि 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स में आज खरीदारी है, करीब करीब 3/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन इस तरह का है कि 600 शेयर जो कि गिरावट में है और उसके सामने 1600 शेयर जो कि तेजी में है, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब 3 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज के स्टार परफॉर्मर है मीडिया, करीब 1.5% की बढ़त यहां पर है। आईटी आधा % ऊपर कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक जो कि करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो उसमें ऑटो करीब करीब 1.5% नीचे है, फार्मा 1% नीचे है और मेटल रफली 1% के आसपास का ड्रॉप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बाजार में आज खरीदारी तो है, लेकिन ज्यादा तेज खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, मिड कैप साइड पर। आज हम बातचीत करेंगे रचित खंडेलवाल से, जो कि कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, रचित जी से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। रचित जी मौजूद भी हैं। रचित जी, ये पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो आप? ऑल वेल? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, ड्रिल चल रही है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री और कल हमारे शहर में भी हुई थी। तो छत के नीचे, फिर बोलते हैं टेबल के नीचे बैठो, तो मैंने टेबल का सहारा नहीं, अभी पेड़ का सहारा ले रखा है। छत अगर ब्रीच करेगी तो टेबल के नीचे घुस जाऊंगा, बाय द टाइम पेड़ मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मतलब ये पेड़ के नीचे आ गए हो, जरा ध्यान रखना है। माहौल ठीक नहीं है वैसे भी इस समय। कल जयपुर में वैसे भी ब्लैकआउट हुआ था रात में, बहुत लंबा। तो रसिक सर, क्या लग रहा है मार्केट, क्योंकि जो सिचुएशन है इसमें अदरवाइज एक तरफ से तो वॉर जैसा स्थिति लग रहा है, न्यूज फ्लोज या न्यूज चैनल देख के तो लग ही रहा है कि बहुत फुल फ्लेज वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें अब तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बहुत ज्यादा सेंसिटाइज नहीं किया गया चीजों को। मार्केट ही बहुत कामली हैंडल कर रहा है सो फार सिचुएशन को। ब्रॉडर मार्केट तेजी में है, मिड लार्ज कैप मिड कैप इंडेक्स इसमें है। एफआईज की बाइंग कंटिन्यूअसली, और वो भी छोटा नंबर नहीं, 3-3 हजार करोड़ की बाइंग हो रही है। सो ये इंडिकेट करता है, इनफैक्ट 16वां सत्र होगा एफआईज का जो उसमें खरीदारी कर चुके हैं अब तक। सो ऐसा क्या रीड कर रहा है एफआईआई जो नहीं रीड कर पा रहा डोमेस्टिक इन्वेस्टर, या क्या लग रहा है मार्केट? सर, सबसे पहले क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपसे पहली बार बात हो रही है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर, कि हमारे टॉप ब्रेसेस जिस तरीके से मल्टीटास्किंग है, आप देखिए शाम को अनाउंसमेंट आता है कि यूके का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आप साइन कर लिए हैं, और उस टाइम देख के ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये इन लाइन है और ये कहीं ना कहीं होना भी था। बट रात को, बिकॉज एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम आई वाज ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, तो आई वाज अवेक। और सर, उस दौरान जो खबर सुनने को मिली, मतलब करीबन 1:30-2 बजे अपडेट आया कि ऐसे ऐसे करके ऑपरेशन सिंदूर हो गया है। इट वाज शॉकिंग। मतलब आप ये देखिए कि हमारे टॉप ब्रेसेस किस तरीके से मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कि एक साइड तो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है और एक साइड अटैक हो रहा है। बहुत ही फिनेस से ये जो अटैक हुआ ये किया इन्होंने। और सर, थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा इस साइड भी रहता है। फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये पता लगा कि इंडिया के पास भी शैडो मिसाइल्स हैं, तो सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से हमारा डिफेंस जो है वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी को अब हम अडेप्ट कर चुके हैं। ये सरप्राइजिंग भी था और अच्छा भी था। तो ये सारी चीजें सही डायरेक्शन में ही जाती हुई दिख रही है। और एफआईआईस की तरफ से भी देखें, एक कॉन्फिडेंस जो एफआईआईस का है, और कुछ कुछ टाइम पे आपको, जैसे कल का अगर हम डेटा देखें डीआईएस का भी है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि हाँ, हम एक सेंसिटिव सिचुएशन में बैठे हुए जरूर हैं, बट जिस तरीके से और देशों ने उसको हैंडल किया और जिस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे सेंसिबिलिटी पे एक कॉन्फिडेंस है, जो कि एफआईएस को भी है और कुछ हद तक डीआईएस और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी है, कि सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक जरूर है,
बट क्या बिल्कुल आउट ऑफ हैंड चली जाएगी, ऐसा एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लगता। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये सारी सिचुएशन इवॉल्व होती है। इसमें सुमित सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, और गवर्नमेंट का स्टैंड अब जिस तरीके से दिख रहा है कि ये डेवलपमेंट कुछ पहले हो रहे थे, और उस टाइम लग रहा था कि बात तो वॉर ही हो रही है और ये पोस्टल ऑर्डर्स बंद कर रहे हैं और पूरा मूवमेंट बंद कर दिया जा रहा है, ये सब चीजें अब देखने में और समझने में आ रही हैं कि अब इंडिया जो है वो सिर्फ एक आर्मी और जो पूरा का पूरा आपका आर्म्स एंड एमिनेशंस वाले वॉर के अलावा एक इकोनॉमिक वॉर की भी तैयारी करता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और सर ये हिट करेगा तो ये बहुत ज्यादा डीप डाउन हिट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे टॉप बेसिस की अभी सिचुएशन है, जो हमारा डिप्लोमेटिक ऑर्डर चल रहा है, उस डिप्लोमेटिक ऑर्डर के चलते हुए अगर हम पाकिस्तान को साइडलाइन और कॉर्नर करने पे अगर आ जाते हैं तो डेफिनेटली उनका इकोनॉमिक हिट बहुत बड़ा होगा, एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। मतलब आपको डायरेक्ट वार और मार की जरूरत नहीं होगी, वो इंटरनल वीकनेस में बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाएंगे और फिर सिचुएशन थोड़ी सी बदलती हुई दिख सकती है। तो कॉन्फिडेंस हमारे मार्केट में है, कॉन्फिडेंस हमारी सिचुएशन में है, और इकोनॉमिक वॉर की तरफ हम अगर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजें सही डायरेक्शन में ही जाती हुई दिख रही हैं। नहीं रचित सर, ये बात सही है। जो सरकार की दोनों तरह की नीतियां हैं उनको लेकर काफी कटिबद्ध दिख रहे हैं। आप कल के सत्र में एक तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैं मानता हूँ क्योंकि उसमें से स्पिरिट्स और बाकी चीजें भी इन्वॉल्व है, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे ही। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक तरफ साइन होना, दूसरी तरफ शाम को वॉर, फिर कल स्टारलिंक का इंडिया में करार करना, और फिर एक शाम को उस तरह की डिटेल आना। तो एक तरफ आप बार बार इकोनॉमिक फ्रंट पे कामकाज कर रहे हो और स्ट्रांगली कर रहे हो। आप चौथी पांचवी इकोनॉमी की तरफ स्लोली एंड स्टेडली जा ही रहे हो, मतलब पांचवी से चौथी की तरफ, और दूसरी तरफ आप अपने डिफेंस का मेटल भी प्रूफ कर रहे हो। तो ये चीज इंडिकेट करता है कि हमारा स्टांस वैसे बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज अब बाकी होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो अच्छा ही हो, अच्छे के लिए ही हो। निफ्टी के ऊपर या निफ्टी बैंक के ऊपर क्या लेवल्स आप देख रहे हो कि 25,000 की बातचीत उठनी शुरू हो गई है बाजार में कि निफ्टी शायद 25,000 दिखा दे? तो क्या लग रहा है निफ्टी के केस में एंड निफ्टी बैंक के केस में? तो सर एक चीज ना अब इसमें हमें थोड़ी सी ध्यान करनी होगी कि ये बात सही है कि रिकॉर्ड बन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एफआईआई बाइंग, मगर इस बाइंग के बावजूद हमको कहीं ना कहीं हायर लेवल पे एक प्रेशर फील हो रहा है। और मैं समझता हूं एक लेवल बनता है आपका 24,800 24,850, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी आपको ज्यादा होती हुई दिखेगी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से फिगर्स आ रहे हैं उसके बावजूद मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर भी है जो मार्केट को फेस हो रहा है, और वो एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचेगा 24,800 24,850 लेवल्स पे। वहां पे आपको थोड़ा सा एक टाइम स्पेंड करता हुआ भी दिख सकता है मार्केट, और उसके बाद जब ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली फिर हम 25,000 अबव लेवल पे भी जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि 24,800 850 लेवल पे आपको एक बार प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, जो हो सकता है मार्केट को एक बार वापस 24,000 लेवल्स के आसपास ले जाने में सक्षम हो। एंड निफ्टी बैंक? निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी बैंक जिस तरीके से अभी चल रही है, ये भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट का रेंज तो इसका 53,750 के आसपास आएगा, और 55,600 पे इस पे भी आपको एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, और उसको आप जब ब्रीच करेंगे, बहुत डिसाइसिवली करेंगे, उसके बाद नए हायर लेवल्स की ओर हम टारगेट कर सकते हैं। For the time being, I don't see it crossing 24,800 and 850 levels. हम्म चलिए, तो ये तो रही इंडेक्स की बात। अब जरा आपके सामने स्टॉक भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे आज, जहां पर खरीदारी या बिकवाली देखने को मिले। तो निफ्टी के टॉप गेनर, टॉप लूजर आप स्क्रीन पर लेकर आइए। आज निफ्टी के सबसे तेज बढ़ने वाले शेयरों में एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट, टाइटन, यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी है। इनफैक्ट टाटा मोटर में फॉलो पाएंगे सेकंड डे की। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो आज निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में सबसे पहला नाम है इटर्नल का, यानी कि जोमैटो, टाटा कंज्यूमर, एम&एम और ओएनजीसी। यहाँ थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप साइड पर आज जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें विशाल मेगा मार्ट, कोफोर्ज, बीएससी, वारी एनर्जी, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ जो नाम बिकवाली वाली साइड पर आए हैं उसमें कोलगेट, पेटीएम, स्कॉच और कमिंस, यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। कल पेटीएम चला था तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ देखने को मिल रही है।
लाइकवाइज स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी, उसमें वेल्सपर इन्वेस्टमेंट, एम्बर एंटरप्राइजेस, आईजीआई, न्यूलैंड लैब, यहाँ पर खरीदारी है। और जहां बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें सबसे पहला नाम आता है डेवियन इंटरनेशनल का, लॉरस लैब का, एफकॉन्स का, केफिन टेक का, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। रचित सर, कुछ देर में इनके ऊपर सवाल आएंगे ही, इसलिए पहले ही पूछ लेता हूँ। पहला नाम है टाटा मोटर्स, लगातार दूसरा दिन बाइंग का दिखा रहा है, इसमें क्या किया जाए? और दूसरा बीएससी, इसका पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है, कहाँ खत्म होगा? सर टाटा मोटर्स जैसे ही आपने बोला था, मेरे को ये पक्का यकीन हो गया था कि आप मेरे पास आएंगे ही टाटा मोटर्स की बात करने के लिए, क्योंकि सर चुनिंदा वो जो बोलते हैं ना टफ हेड्स में से एक आदमी मैं हूँ, जो 625 में भी बोल रहा था कि टाटा मोटर खरीद लो, अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जब नीचे आया था 584-85 लेवल्स पे, तब भी मैं यही कह रहा था टाटा मोटर खरीद लो, अच्छा लग रहा है। अब सर टाटा मोटर्स ने अभी तक वो मूवमेंट दिखाया ही नहीं है जो इसको दिखाना है। और जब मैं आपको बोल रहा हूं दिखाना है, उसके पीछे यूके ट्रेड अग्रीमेंट का जो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बनने वाला है, उसके पीछे टाटा मोटर्स का नाम है। अब टाटा मोटर्स में भी देखिए एक तरह की मल्टीटास्किंग हो गई। एक तरफ तो आप डीमर्जर का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो हैवी कमर्शियल व्हीकल है उनका एक लिस्टेड एंटिटी अलग हो जाएगी, पैसेंजर कार व्हीकल की एंटिटी अलग हो जाएगी। उसके साथ साथ जो यूके ट्रेड अग्रीमेंट है उससे आपका जो जेएलआर है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से अब इंडियन और वेस्ट एशियन मार्केट्स में फ्लोट कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं टाटा मोटर्स अभी, आपने पेट्रोल तो बीएससी का पूछा था, बट ये डीजल में प्रोफिशिएंसी रखते हैं। डीजल अभी इसका बाकी है, 725 रुपए तक आपको बहुत इजीली अभी ये जाता हुआ दिख सकता है इसी मोमेंटम में। और उसको जब ब्रीच करेगा, क्योंकि 725 पे आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा और उसके बाद हल्का सा नीचे आएगा, जब वहां से ब्रेकआउट देगा तो बहुत कंफर्टेबली आपको 850 और 900 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकता है। अब ये एक ढंग के अपसाइड के लिए तैयार हो चुका है। जहां तक हम बात करते हैं सर बीएससी की, तो देखिए जिस तरीके से अभी इनके नंबर्स आए हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वापस बाजार में एक रौनक लौट रही है, उसके चलते मैं समझता हूं बीएससी का ईंधन अभी बरकरार रहेगा। और ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, आपको 7160 से 7200 रुपए तक के लेवल पे एक बार ये इसी मोमेंटम में जाता हुआ दिखता है। तो बीएससी और टाटा मोटर्स, ये दोनों पे चर्चा करना जरूरी था, ये हाल फिलहाल काफी एक्शन वाले शेयर थे। एक सवाल किसी ने पूछा था अभी रचित सर कि अगर आबिद साहब हैं, वो हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, कि अगर बाजार में गिरावट, मतलब पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाता है, मान लीजिए, हाइपोथेटिकल है सब कुछ, वैसे तो भगवान ना करे इतनी लंबी कोई नौबत आए, क्योंकि सिचुएशन वैसे भी खराब होती है काफी कमर्शियली, और लोगों की भी जान वगैरह जाती है, सो इसलिए। लेकिन अगर कोई मान लीजिए फुल फ्लेज वॉर होता है, तो बाजार में किस तरह का, किस इंटेंसिटी का फॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? कंसीडरिंग द पास्ट हिस्ट्री, कितने समय में रिकवर हो जाएगा, कितने समय तक ये चलेगा, हिसाब किताब? सर देखिए, अगर पाकिस्तान फुल स्केल वॉर पे आ जाता है, हम अगर ये मानते हैं, एट द वेरी फेस ऑफ इट सर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लुकिंग एट द इंटरनल डेवलपमेंट जो अभी इस पर्टिकुलर अटैक के बाद भी हुआ है। बट कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है या वट एवर बैक एंड इज टेकिंग अ स्टैंड, अगर वो हो भी जाता है तो मैं समझता हूं इसमें भी हमको ये देखना होगा कि किस रीजन से हिट होता है। अगर आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर आपका राजस्थान और आगे तक के बॉर्डर पे ही ये अटैक चालू कर देता है, तब तो एक अलग सिचुएशन बनती है। बट अगर वो पीओके वाले एरिया में ही कन्फाइंड होके और एक वॉर लाइक सिचुएशन चलती है, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा डेंट नहीं। बट अगर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉर्डर ये अटैक चालू हो जाता है और हमारे भी अगर कैजुअलिटीज बढ़ने लग जाती है, तो मैं समझता हूँ इमिडिएट सपोर्ट जो है निफ्टी को वो 21,800 पे मिलेगा। ये हमने टेस्ट किया है थोड़े टाइम में। अगर आप देखें रिसेंट सपोर्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और ये सपोर्ट तब भी बना था जब आप देखें कि हमने, जब ये टैरिफ वॉर चल रहा था, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया था और इससे क्लैरिटी नहीं आती हुई दिख रही थी, तब भी मार्केट ने कहीं ना कहीं वही सपोर्ट लिया था और वहां से वापस बाउंस बैक किया था। तो अगर टेक्निकल लेवल्स पे देखें, 21,800 लेवल्स होंगे जिसपे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब वहां से अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, मतलब वहां से रिवर्सल आप देखेंगे, जो आपने टैरिफ वॉर के दौरान रिवर्सल देखा उतना जल्दी रिवर्सल तो नहीं आएगा, बट वहां से सपोर्ट लेके धीरे धीरे जिस तरीके के डेवलपमेंट्स आगे आते जाएंगे और जिस तरीके से हमारी जो विनिंग सिचुएशन है, जो विनिंग स्प्री है,
बढ़ती चली जाएगी और सिचुएशन वहां पे कूल ऑफ होने लग जाएगी, वैसे वैसे मार्केट में रिकवरी आपको आती हुई दिख पाएगी। तो पुरानी हिस्ट्री तो ये कहती है कि जब भी कभी वॉर होता है तो वॉर के बाद जो तेज डेवलपमेंट आता है वो उस देश का सबसे ज्यादा होता है। अब तक की हिस्ट्री तो यही कही है जिन जिन देशों में हुआ है। इसीलिए जिस जिस साल में जिस जिस जगह पे वॉर हुआ है उस जगह का एक्सचेंज सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग एक्सचेंज रहा है, चाहे इसराइल हो, रशिया हो। ये आंकड़े तो यही कहते हैं। बाकी लेट्स सी, इंडिया इज अ डिफरेंट मार्केट, अ न्यू मार्केट ऑलवेज। सो हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखेंगे। हाँ हाँ रचित सर बताइए। सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। अब क्योंकि आप बैठे हैं साक्षात, तो आपसे तो ये बात बहुत कंफर्टेबली कर सकता हूँ। आपका मैं एक डिस्कशन सुन रहा था सर, उस डिस्कशन में ना आपने जापान की सुनामी के बारे में भी बात करी थी कि जापान में जब सुनामी आई थी तो वॉरेन बफे ने जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स और उनमें इन्वेस्ट किया था। और वो भी देखिए एक सीख है जो हमें देखने को मिलती है कि ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहेगा कि वॉर हो, मगर अगर होता है तो डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वहां पे फिर रीबिल्डिंग आती है। और रीबिल्डिंग का जो एक पूरा प्रोसेस होता है उससे एक मार्केट भी मूव करता है, जनरल मार्केट भी, और स्टॉक मार्केट में भी फिर अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। तो वो देखने वाली बात होगी कि कहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है और फिर अकॉर्डिंगली सेक्टर हम चूज कर पाएंगे। तो रचित सर एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसके लिए, ये हर जगह एप्लीकेबल है, दुनिया के हर हर चीज में एप्लीकेबल है। फॉलिंग इज 7, गेटिंग अप इट 8। मतलब वो जो हम लोग का जिम में रहता है ना, अगर आप पुशअप करते होगे कभी, तो 7 यू गो डाउन, 8 यू गेट अप, 9 यू गो डाउन, 10 यू गेट अप, इसे ऐसे बोलते हैं। सो जब भी कभी गिरावट आती है तो गिरावट आपकी चॉइस नहीं होती है, लेकिन जब आप खड़े होते हो उसके बाद वो आपकी चॉइस होती है। फॉलिंग इज नॉट योर चॉइस, नॉट गेटिंग अप इज योर चॉइस। तो आप जब खड़े होते हो वापस तो और स्ट्रांगली खड़े होते हो। सो आप कभी भी किसी भी जगह पे कोई अगर गिरा है और वो कम बैक करेगा तो बहुत स्ट्रांग कम बैक करता है। सो इसीलिए उसका कम बैक पुराने लेवल तोड़ता है। इसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं हम टेक्निकल अपनी भाषा में, बाजार की। तो शॉर्ट कवरिंग हमेशा पुराने लेवल तोड़ता हुआ निकाल देता है। इसीलिए कैश मार्केट के शेयरों में अगर किसी ने इंट्राडे कोई फॉल देखा है और वो इंट्राडे में शॉर्ट कवर पे आता है तो उस दिन का हाई तोड़ जाता है। ये एक बेसिक नियम है बाजार का। वही बाजार में होता है जब भी कभी कोई टूट फूट होती है, तो कहते हैं ना कि मानसून के बाद सीमेंट की डिमांड क्यों बढ़ती है या पेंट की डिमांड क्यों बढ़ती है, कि और ज्यादा लोग करना शुरू होते हैं जो पुरानी टूट फूट होती है उसे ठीक करने के लिए। सो इसीलिए कभी भी डैमेज हुआ अगर इंडियन इकोनॉमी में किसी भी वजह से, सो रिपैट्रिएशन का पैसा, एफआईज का पैसा एंड जो फंड्स का पैसा है वो सारा वापस आना शुरू करेगा उसको वापस रीडेवलप करने के लिए। इसीलिए जिस भी जगह वॉर होता है आमतौर पर या कोई डिस्ट्रक्शन आता है नेचुरली, उसके बाद उस जगह का एक्सचेंज और तेज भागता है। ये बेसिक नियम रहे हैं अब तक। अब लेट्स सी ये नियम कितने बदलते हैं, कि हर रोज बाजार बदलता है, नए नियम आ जाते हैं। देख, पर इस पे एक चीज फॉर द देखिए बेस्ट ना, की पहली चीज तो होना, जब अटैक अगर हुआ हो। था, हाँ हाँ रचित सर। जब अटैक हुआ, अभी इंडिया की तरफ से अटैक हुआ, और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं विवेक सर के साथ ही शो कर रहा था, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड लेवल्स पे टूट रहे हैं। मतलब हाँ कहीं ना कहीं वहां के इन्वेस्टर्स को भी ये चीज पता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट अप अगेन एंड कीप मूविंग। तो उनके लिए वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अलग ही तरीके से टूट के और वो अलग ही सिचुएशन में जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो आपने बात कही है सर बिल्कुल सही है। और इस पे एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि आप जब कम बैक करते हैं ना तो वो स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, क्योंकि एक तो आप उस डैमेज को सहन करके जब कम बैक करते हैं और फिर आप जब स्ट्रॉन्ग आके खड़े होते हैं तो आपके पास वो सारा का सारा कमबैक का पावर तो होता ही है। और जो डैमेज आपने सहन किया है उससे रिकवर किया है वो आपको और स्ट्रॉन्गर बनाता है। तो डेफिनेटली सर अगर ऐसा कुछ होता है तो वी विल मेक अ कमबैक एंड डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक। और वैसे भी सर इंडिया का हमेशा कमबैक बहुत स्ट्रांग रहा है, चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे ये हो, जब जब वो कमबैक करता है बहुत स्ट्रांग करता है। सो उसकी टेंशन कभी ना रही है ना रहेगी। सो अच्छे दिन और बहुत अच्छे दिन, दो ही तरह के दिन देखते हैं हम हमेशा, वही होगा आगे भी। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी रचित सर से कोई भी सवाल के ऊपर बातचीत करना चाह रहे हो तो आपके सामने तरीका आएगा। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ साथ आप मनी 9 क्वेरी पे TV9 जो अपना हमारा मेल आईडी है इस पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। और साथ साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर हमारे साथ लाइव रह सकते हैं और साथ साथ अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। पहला सवाल आया है साईं प्रवीण साहब का। इन्होंने पूछा है कि नौकरी में एंट्री की जा सकती है क्या? नौकरी एज एन इन्फो एज, अच्छा सर नौकरी में ढूंढने निकल जाना, इन्फो एज में एंट्री की जा सकती है क्या?
सर बिल्कुल, नौकरी मतलब इन्फो एज, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। और इसमें ना अभी आप अगर इसके टेक्निकल पैरामीटर्स देखेंगे तो ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। अब इस फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट कब आएगा? इसमें ब्रेकआउट आएगा जब ये कहीं ना कहीं 1470 1480 लेवल्स को तोड़ेगा। बट अगर, क्योंकि ये साई प्रवीण जी जो है, इनका मैंने देखा है, इनका स्टॉक पिकिंग ना बहुत एक फिनेस के साथ आता है। अगर ये एंट्री लेवल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट लेवल भी देख रहे होंगे, तो मैं इनको ये चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि एंट्री लेवल थोड़ा सा लोअर साइड देखें। 1330 1328 लेवल्स पे आता है, वहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कंफर्टिंग लेवल बनता है। एंट्री ढूंढे तो वहां पे ढूंढे, वो लेवल्स आपको आराम से देखने को मिल भी सकते हैं आने वाले समय। तो आप एंट्री मतलब इसमें कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी है, और इन्फो एज के साथ एक बड़ा एज भी है कि इन्होंने मेजरली खुद के बिजनेस से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, चाहे जोमेटो और बाकी जगहों पर हो। सो यहाँ उसका एक बड़ा एज इनको मिलता है। तो इसलिए बहुत कुछ डिपेंड करता है उनकी सिचुएशंस के ऊपर भी। तो उस पार्ट को भी आप लोग भूलिएगा मत कि अगर जोमेटो क्रैश होगा तो इन्फो एज की इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी कुछ हद तक इम्पैक्ट करेगी। तो वो पार्ट को भी आप रीड करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल आया है ध्रुव पाठक साहब का। इनके पास एक्सिगो, यानी जो हाल की लिस्टिंग थी टूर्स एंड ट्रेवल वाली कंपनी जो है एक्सेगो, और एजैक्स इंजीनियरिंग में इनका निवेश है। सो आप अगर ट्रैक कर पा रहे हो दोनों में से किसी को भी, तो कोई राय आप रखना चाहोगे इन दोनों पे? सर जैश इंजीनियरिंग मुझे मिल गया है, और एक्सिगो भी एक बार खोल लेते हैं। क्योंकि सर इसमें ना इक्जुगो के थ्रू हम एक और चीज बोलेंगे कि जब भी आपको एक ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन या डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं जो ये स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें आपको एक अच्छी मार देखने को मिलती है। जैसे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ रिपोर्ट जिसमें ये था कि एयर इंडिया को, एंड आई माइट बी सम there must be some problem in my figures, but if I'm correct, 224 करोड़ रुपीस का इनको एक्स्ट्रा फ्यूलिंग करना पड़ रहा है टू मूव इन दैट डायरेक्शन। जो पाकिस्तान का इनका ट्रैवल खत्म हो गया है, और उसके चलते ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट है, इसमें इनको इतना स्पेंडिंग्स बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं एविएशन और ट्रैवल में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स भी देखें इसके, जिस तरीके से ये लोअर लेवल से आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखा रहा है, और आपके पास अगर पोजीशन है, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि इसमें से आप 164 लेवल्स, 162 64 लेवल्स पे एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढ लें। क्योंकि जैसे ही अगर डिस्टरबेंस हमारा और बढ़ता हुआ दिखेगा, वैसे ही ट्रैवल में आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। अब जैश इंडस्ट्रीज की, अगर जैश इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो टेक्निकल लेवल्स हैं, वो अभी इसका फर्दर डाउनसाइड और सजेस्ट कर रहे हैं। और वो जो डाउनसाइड है, वो इसको 516 से 508 तक की रेंज में एक बार लेके जा सकता है। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो स्टे अवे करें। अगर पोजीशन है और एवरेजिंग के लिए अगर आप कोई जगह देख रहे हैं, तो 508 के आसपास आए, वहां पे अपॉर्चुनिटी देखें। अभी ये और डाउनसाइड की ओर ही इंडिकेट कर रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा गिरावट और एक्सटेंड करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन आप दोनों ही कंपनियों को लेकर आपको राय अच्छे से दे चुके हैं। दीपक कुमार हमारे साथ मौजूद है बक्सर से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कुमार साहब सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सर सुन रहे हैं। दीपक जी, सवाल क्या है आपका? सर मेरा सीमेंस लिमिटेड का शेयर है 2650 रुपए के भाव पर 100 क्वांटिटी है, तो मैं क्या प्रॉफिट बुक कर लूँ या होल्ड करूँ? 2 साल होल्ड कर सकता हूँ। ओके, तो जैसा सीमेंस करीब 100 शेयर है, 2650 के दाम पर खरीदारी है। ये अब इन्होंने जो खरीदारी की है डीमर्ज दाम है, यानी कि इसमें से एक कारोबार निकलने के बाद जब ये लिस्ट हुआ तब इन्होंने खरीदारी की है। गेन है, लेकर निकल जाए, बने रहे। सर देखिए, जिस तरीके से अभी आने वाले टाइम में हम इकोनॉमी में एक मूवमेंट देख रहे हैं, अगर ये मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, तो मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी फॉर द टाइम बीइंग आप इसको होल्ड करें। और अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेड था, तो डेफिनेटली आप इसमें से एक एग्जिट कॉल भी ले सकते हैं। बट मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं, तो आपको बहुत कंफर्टेबली एक बार ये 3060 से 3120 का लेवल दिखाने का दमखम रखता है।
चाहे तो वहां तक होल्ड करें, और अगर इतना लंबी अवधि के लिए नहीं, सॉरी मीडियम टर्म के लिए आपको नहीं होल्ड करना है और शॉर्ट टर्म ट्रेड था, तो डेफिनेटली एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप प्रॉफिट में हैं, आपको देखने को मिल रही है, यू कैन टेक एन एग्जिट। तो आप थोड़ा रिस्क भी उठा सकते हैं इसमें। वैसे कंपनी अच्छी है, हाल में कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन अभी के लिए आप बने रहे, इसमें कोई ऐसा हार्म नहीं है। इसके अलावा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हर्षित चौहान साहब जो कि जबलपुर से, रचित सर आपको नमस्कार कर रहे हैं। जेके टायर है इनके पास 395 रुपए के दाम पर, 100 शेयर है। और क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि ये हाल में टायर शेयर चले तो हैं, C8 इज वन ऑफ देम, जिसको आप देख ही रहे होंगे, और जेके दूसरा नाम है। करें क्या इसमें? सर देखिए, जेके अब जिस तरीके का जेके या एंटायर टायर स्पेस, कुछ आप नाम हटा दें उनके अलावा अब एक अच्छी सिचुएशन में दिख रहे हैं, बट इन्होंने ले थोड़ा ऊपर के लेवल पे रखा है। अभी ये जो मूवमेंट है, अभी 335 चल रहा है, और ये एग्जिस्टिंग मूवमेंट बहुत इजीली 365 रुपए तक का मूवमेंट दिखा रहा है। बट क्योंकि इन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है, उससे भी ज्यादा मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर कभी भी आपको मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग मिलती है एंड अराउंड 298 लेवल्स पे ये देखने को मिलता है, वहां पे एवरेज करके अपना बाइंग पोजीशन नीचे लेकर आए, और ये जो अपने 297 पे आप जो एवरेज करेंगे उसको 360 पे एक बार एग्जिट ले, इससे आपकी बाइंग प्राइस भी नीचे आ जाएगी। और अगर आप मध्यम अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, मध्यम अवधि में आपको बहुत इजीली, जैसे ही ये 360 का भाव तोड़ेगा, 424 430 रुपए तक का मूवमेंट दिखाएगा, तो अकॉर्डिंगली नीचे चाहे तो एवरेज करें, और अगर होल्ड कर रहे हैं तो वैसे भी होल्ड करें, 425 रुपए का भाव आपको मध्यम अवधि में दिख सकता है। एक डॉक्टर अभिनव का सवाल आया है। पहली चीज तो आपको नमस्कार कह रहे हैं, दूसरा वो आपकी स्माइल के बहुत बड़े फैन हैं। अब वो पता नहीं डेंटिस्ट है कि नहीं, शायद कस्टमर ढूंढ रहे हो, लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे एक राय मांग रहे हो आपसे कि 900 शेयर उनके पास है, 50 शेयर उनके पास है 900 रुपए के दाम पर। सो करना क्या चाहिए इसमें, आप बताएं। फिर देखिए, ये ना वैसे द कंपनी इज गुड, और बहुत सारी इसकी चीजें अच्छी हैं, बट प्रॉब्लम एक ही है, ये भी ना एक कंसोलिडेशन में है, दो हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट ये जब तक कंसोलिडेशन से नहीं निकलेगा तब तक एक अपसाइड नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने 950 रुपए लेवल पे ले रखा है, मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी भी इनको 740 के आसपास ये देखने को मिले, 740 732, वहां पे एक एवरेज अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी, वहां पे एवरेज करके ये चाहे तो 900 रुपए के आसपास तक वहां से एग्जिट ले और अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। और मध्यम अवधि के लिए अगर ये होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से होल्ड करें, इन टाइम टू कम जैसे ही ये कंसोलिडेशन, मतलब एक दो क्वार्टर में जब इसके नंबर्स और इंप्रूव होते हैं और ये कंसोलिडेशन की रेंज से बाहर आता है, आपको बहुत कंफर्टेबली 1040 से 1080 की रेंज में मिलेगा, वहां पे आप देखें कि आपको कैसे प्रॉफिट बुक करना है। एक सवाल आया है ट्विंकल पाठक जी का, इनके पास 1400 के लेवल से 200 शेयर जीई शिपिंग के हैं, कब तक होल्ड करेंगे? ये एक ऐसा अंडर परफॉर्मर है जो तेजी में भी नहीं चला, अब मंदी में भी चल नहीं रहा है, करा क्या जाए इसमें? सर देखिए, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में थोड़ी सी आप अगर होप रखें, कल इसके रिजल्ट आने वाले हैं, और ये अभी बेरिश ट्रेंड में ही है, मतलब रिजल्ट के बाद हो सकता है आपको थोड़ा सा बाउंस बैक भी देखने मिल जाए, मगर आपकी प्राइस अभी तो नहीं आती है। और अगर आप, क्योंकि आप 1400 रुपीज लेवल पे ले रखे हैं, वो इसके बहुत पीक पॉइंट के आसपास ही है, आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको 820 के आसपास मिलता है तो वहां पे आप एक बार एवरेज पोजीशन बनाएं, और 820 पे जो आप एवरेज पोजीशन बनाएंगे ना, उसका बहुत स्ट्रिक्ट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखेंगे हम 790 रुपए का, तो एवरेज करेंगे एट अराउंड 824-25 लेवल, 790 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो एवरेज आप करेंगे ना, तो उसका आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी, उसका आप जो प्रॉफिट टेकिंग है वो 990 980 के आसपास एक बार कर लेंगे। इस रेंज में अभी ये चल रहा है, इस रेंज में जब आपको ये मूवमेंट करता हुआ दिखे, आप ये ट्रेड इनिशिएट करें और अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। और थोड़ा सा आपको मैं तो ये भी बोलूंगा कि आपकी प्राइस अभी मध्यम अवधि में नहीं, लंबी अवधि में ही आपको देखने को मिलेगी, जब सारे ही रिस्पाइट आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद ये चलना चालू होगा, और एक बार ये 1120 के ऊपर जाता है, उसके बाद आपको 1390 1400 रुपए का भाव दिखाएगा, but the journey will be long. It is not happening in any near future.
तो आपको एक राय दी गई है यहाँ पर आपकी स्टॉक को लेकर, जी शिपिंग को लेकर। अच्छा सर, एक अपडेट आपको और दे देता हूँ। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग रोक दी गई है। 8% टूटने के बाद वहां पर जो स्टॉक ट्रेडिंग चल रही थी वो रुक गई है, क्योंकि इतनी ज्यादा भारी गिरावट वहां के स्टॉक एक्सचेंज में आते हुए दिखाई पड़ी है। सो सिचुएशन आपको खुद ही समझ में आ ही रही होगी किस तरह की इंटेंस भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के लिए होते हुए दिखाई पड़ रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे विशाल राउत साहब का है, इनके पास 1285 रुपए के दाम पर है, करना क्या चाहिए इसमें? सर अगर इन्होंने लंबी अवधि के लिए लिया है तो कुछ भी नहीं करना है, आराम से होल्ड करिए और सिट बैक एंड रिलैक्स, स्काई इज द लिमिट, जो कि ये आराम से अचीव करेगा। मगर आपने अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ले रखा है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि 1450 रुपए के आसपास आता है, आप वहां पे चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें। बट हाँ, ये चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि अभी इसमें और भी कुछ हम अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डीमर्जर के और वो सारी चीजें, जिनके चलते कहीं ना कहीं अभी मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट भी देगा। और बहुत नियर फ्यूचर, अगर आप मिड टर्म भी मान के चले, मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं, तो 1800 रुपए तक जाने का दमखम अभी ये काउंटर रखता है। तो अपने टाइम होराइजन के हिसाब से आप टारगेट लगाएं और इसको एंजॉय करें। तो आप थोड़ा समय दीजिए और इसके अंदर बने रहिए, ये एक राय आपको दी गई है। ये वैसे भी क्वालिटी स्टॉक है और एक अच्छे दाम पर आपकी खरीदारी, तो बने रहने में कोई हार्म नहीं है। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है सीईएससी को लेके गौतम ठाकुर साहब के पास, 160 रुपए के दाम पे खरीदारी, और सीजी पावर 627 के दाम पे खरीदारी है। ट्रेडिंग टारगेट्स दोनों में पूछ रहे हैं, क्या करें? ट्रेडिंग टारगेट्स तो देखिए, सीएससी का अगर आप देख रहे हैं तो मैं समझता हूं आपके लिए, अगर आपने इन लेवल्स पे ले रखा है, 172 के आसपास बनता है, 172 से 176 इन टारगेट्स पे आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इफ इट इज अ ट्रेडिंग कॉल दैट यू आर लुकिंग फॉर। और सीजी पावर एंड इंडस्ट्री, इसका सर बाइंग प्राइस है अपने पास? 627 रुपए। आवाज क्लियर नहीं आई सर, क्या बोल रहे हैं? 627। अच्छा सर, 627। 627, ठीक है, 627 पे आपने ले रखा है और ट्रेडिंग बैठी है, तो 668 से 670 की रेंज में आता है, वहां पे आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक करें और निकलें। तो आपको दोनों स्टॉक्स को लेकर लेवल्स बता दिए गए हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। गौरव जायसवाल साहब पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो 10 से 20% तक का गेन दे दे शॉर्ट टर्म में। अच्छा सर, कुछ है तो बता, बढ़िया बताइए, हम भी सुने। पर अभी मैं मार्केट में करेक्शन देख रहा हूं और 10 से 20%, एक काम करते हैं ना, इनको हम मेरा जो डीजल वाला भाई है, उसके लिए हम बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी आप जैसे ये 680 रुपए पे चल रहा है टाटा मोटर्स, आप इसको 665 660 की रेंज में एंटर करें और फिर आप इसको 840 के आसपास एग्जिट कर लें। ये एक क्वार्टर में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो 660 पे एंटर करें और 860 840 के लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट इन अ क्वार्टर्स टाइम यू कैन टेक दिस ट्रेड। तो आप टाटा मोटर को एक बार को बेट कर सकते हो, अगर आप मीडियम टू शॉर्ट टर्म में कुछ गेन की उम्मीद लगा रहे हो 10 से 20%, तो उसके हिसाब से आप रहना। लेकिन अगर कैसा भी कोई निवेश करते हैं तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा कि दोनों साइड रिस्क होता है फिर। सर, नेस्ले की बाइंग है पंकज मित्रा साहब की 2365 रुपए के दाम पर, एक साल का उनका नजरिया है, करना क्या चाहिए ना? सर बाइंग प्राइस क्या है? 65, 2365। चलिए मैं वैसे बता देता हूं कि देखिए, अभी सर इसने एक ब्रेकआउट की कोशिश करी थी, जो कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट होता हुआ दिखा है। और अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, आपको कहीं भी यहाँ पे 2400 के आसपास अगर एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको बुक करें और निकलें। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसको रिवर्सल में थोड़ा सा टाइम देखने को मिलेगा और मीडियम टर्म में भी टारगेट कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं, 2460 से 2500 रुपए तक के लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 2440 2460 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है,
बट नियर टर्म में ये कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं दिख रहा है, तो अकॉर्डिंगली अपने लेवल्स को मैनेज करें और एग्जिट थोड़ा सा जल्दी ढूंढें, क्योंकि अभी ये थोड़ा डाउन साइड की ओर ही इंडिकेट कर रहा है। एक सवाल विशाल मेगा मार्ट पर है। 78 रुपए के दाम पर खरीदारी है, तो प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो रहा है, हाल की तेजी में आज नीचे है थोड़ा सा, क्या किया जाए इसमें? सर विशाल मेगामार्ट इन्होंने ले रखा है, अगर इनका टाइम होराइजन लंबा है तो फिर तो मैं इनको बोलूंगा कि आप इस पे आराम से स्टिक अराउंड कर सकते हैं। मगर अगर इनका टाइम होराइजन छोटा है तो मैं इनको यही चीज बोलूंगा कि अभी आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, आप बिल्कुल उसको बुक करें और एग्जिट करें। और इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा सर, एंड आई एम प्रीटी श्योर सर आपको ये बात बिल्कुल पता होगी कि विशाल मेगा मार्ट एनसीएलटी पे चला गया था और उसके बाद एक दूसरी वेंचर कैपिटल फंड ने कंपनी ने इसको लिया था और उन्होंने एक नए मॉडल पे इसकी रनिंग चालू करी थी, जिससे आप देखिए इसमें रिकवरी भी देखने को मिली है और अच्छा बिजनेस भी देखने को मिला है। उनका एक कंसेप्ट है सर कि वो कोई भी बिजनेस कोई भी स्टोर खोलते हैं तो 6 महीने में तो वो अपना खर्चा मतलब बीईपी पे आने को तैयार हो जाना चाहिए और 9 मंथ्स में वो प्रॉफिट जनरेटिंग हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने में वो बीईपी में आने वाला नहीं होता है तो उस एरिया में स्टोर नहीं खोलते, और 9 मंथ्स में अगर वो प्रॉफिट में नहीं आता है और रेवेन्यू नहीं दे रहा होता है दे एग्जिट। तो इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिसके चक्कर में आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म अगर आपके पास है आप एग्जिट कर लें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा अपसाइड देने का दमखम रखता है। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बोलूं, यहां से अगर आपको 240 रुपए तक का भी लेवल देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस मैनेज हो रहा है। टाइम होराइजन के हिसाब से आप अपना कॉल लें। तो आप बने रहिए विशाल मेगा मार्ट में, आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कुमार अरोड़ा काफी समय से बने हुए हैं। अरोड़ा साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया अरोड़ा साहब, आप बताइए क्या हालचाल है आपके, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी बढ़िया। सर जी मैंने बिरला सॉफ्ट लिए हुए हैं 300 शेयर, 611 की एवरेज है ओके और लॉन्ग टर्म व्यू है, एवरेज कर सकते हैं क्या? ओके। तो रचित सर, बिरला सॉफ्ट ये पिछले साल का स्टार परफॉर्मर था, इस साल सॉफ्ट है, क्या किया जाए इसमें? बिरला कॉर्पोरेशन इन्होंने ले रखा है और सर इन्होंने 300 समथिंग पे ले रखा है। इनकी खरीदारी 611 की है। नहीं सर, मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ, इफ आई एम करेक्ट व्हाट आई एम सीइंग इज 1071। आई एम लुकिंग एट द राइट स्टॉक। नहीं, बिरला सॉफ्ट सर 390 रुपए का। बिरला आईटी में बिरला की सॉफ्ट। बात कर रहे हैं। सॉरी सॉरी माय बैड एक्चुअली, मेरे को लग रहा है आप शायद स्टूडियो पे नहीं है, तो आपकी क्या है कॉन्वर्सेशन चालू होने के बाद मुझे थोड़ी सी बैक की आवाज मिल रही है। अब बिरला सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हैं तो बिरला सॉफ्टवेयर में देखिए अभी जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मेरे को अपसाइड इन नियर टर्म बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक लंबे फेज ऑफ कंसोलिडेशन में गया है जिसकी अभी शुरुआत हुई है, और अगर इन्होंने 300 समथिंग लेवल्स पे ले रखा है तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा इनको, अभी 390 पे चल रहा है, 404 405 में प्लीज अपने लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें। इन नियर फ्यूचर आई एम नॉट सीइंग एनी अपसाइड। मीडियम टर्म भी आप होल्ड कर रहे हैं अगर, तो आप चाहें तो उन लेवल्स पे अपनी क्वांटिटी थोड़ी हल्की करके और लोअर लेवल्स 350 340 के आसपास आए तो वहां पे आप और बाइंग करके इसमें अपनी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इन नियर टर्म इन मीडियम टर्म एज वेल आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग फैंटास्टिक हैपनिंग विद द कंपनी। तो अभी केस में आप अगर निकलना चाहें निकल सकते हैं कि नियर टर्म में बहुत मूव नहीं आएगा। हाँ, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। देखिए पिछले साल बहुत चला है, सो इसलिए अगर इस साल रुक भी गया है या आराम कर भी रहा है तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं स्टॉक को। इसके अलावा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और सवाल जो है अभिषेक अग्निहोत्री साहब का है, इनके पास ब्रिटानिया के शेयर है। सो रचित सर क्या कर रहे हो आजकल आप ब्रिटानिया में? ब्रिटानिया ही बोल रहे हैं ना? हाँ रचित सर। ब्रिटानिया में मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं समझा नहीं। दिन की शुरुआत कर रहे हो ब्रिटानिया से कि नहीं कर रहे हो, ये पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब मैं तो यूजुअली आपका सवाल और किसी कंपनी के लिए ही आता है कि उसमें मैं क्या आ रहे सर, ब्रिटानिया अभी में अभी वहां भी आएंगे, अभी वहां भी आएंगे, सबर रखिए, उस पर भी आ रहे हैं, लेकिन पहले ब्रिटानिया पर तो बताइए।
सर देखिए, ब्रिटानिया की अर्निंग भी आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके पहले करीबन 1% के अपसाइड के साथ ये चल ही रहा है। मैं समझता हूँ ये जो मूवमेंट है ये आपको 5620 रुपए तक बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। हल्का सा वहां पे रेजिस्टेंस फेस होगा, बट अगर नंबर एक्सपेक्टेड लाइन से अच्छे हुए तो फिर ये ब्रेकआउट देता हुआ एक बार आपको 5960 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बिफोर नंबर्स, इफ यू हैव अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स, पार्शियल प्रॉफिट्स एट 5650। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही आराम से बैठे रहें, बहुत जल्दी आपको 5900 से 6200 की रेंज में भी ये काउंटर जाता हुआ दिखेगा। अभी इसमें अच्छा अपसाइड इंटैक्ट है। ओके, एक सवाल आया है राणा जी का। इन्होंने इनके पास हाईटेक पाइप के शेयर 92 के दाम पे खरीदारी की है और एल&टी फाइनेंस के शेयर है 154 रुपए के दाम पे। हाईटेक में तो बहुत सीवियरली फॉल आया ऊपर लेवल से, लेकिन ये खरीदारी आसपास की है 92 की। सो अभी तो स्टॉक स्टेबल हो रहा है, क्या किया जाए हाईटेक में और एल&टी फाइनेंस में? सर पहले एल&टी फाइनेंस का हम शेयर देख लेते हैं, और पहले भी सुमन सर आपके शो में मैंने ये बात बोली है कि ये एक मोमेंटम वाला काउंटर नहीं है, ये नहीं चलता सही ढंग से। बहुत बार इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है बट ये बहुत मंडेन मूवमेंट करता है, बहुत लो बीटा मूवमेंट करता है। तो 166 लेवल्स पे चल रहा है। आपको 178 से 180 की रेंज में जहां एग्जिट मिले प्लीज इसमें से बुक करें और कोई और बेटर इन्वेस्टमेंट देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनी खराब है, बट टेक्निकल लेवल्स पे ना ये मूव ही नहीं करता है, तो वाई टू स्टिक अराउंड। मतलब अगर आपने ट्रेडिंग बेट ले रखी है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, 180 178 की रेंज में आता है, आप एग्जिट करें, कोई बेटर इन्वेस्टमेंट ढूंढे। हाईटेक पाइप की सर अगर हम बात करते हैं तो हाईटेक पाइप अभी अपना डाउन ट्रेंड कहीं भी रोकता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर इन्होंने बाइंग कर रखी है तो मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि करेंट रेंज 94 रुपीज तक प्लीज एक बार एग्जिट ले लें। ये अभी फर्दर डाउन साइड और जाता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके से अभी इसका चार्टिकल पैटर्न बन रहा है, एक बार आपको सर ये 68 से 72 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। तो प्लीज थोड़ा सा कॉशियस रहें और अर्ली एग्जिट का प्लान करें। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें और अर्ली एग्जिट की यहाँ पर बातचीत आपको की जा रही है स्टॉक को लेकर। अली भाई का एक सवाल आया है अदानी टोटल गैस को लेकर, करीब 636 रुपए के दाम पे नहीं खरीदारी है, 1000 शेयर है। आमतौर पे आप अदानी समूह से दूर रहते हो, क्या किया जाए? सर देखिए, अडानी टोटल गैस इन्होंने 1000 शेयर ले रखे हैं, और 636। अभी जिस तरीके का ये ट्रेंड दिखा रहा है ये अपसाइड सर थोड़ा सा और जाता हुआ दिख सकता है। मैं समझता हूं अगर ये चाहे, जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा रहा है, एक बार 750 रुपए 760 रुपए तक का मूवमेंट ये कंटिन्यूसली दिखा सकता है। अगर ये चाहे तो उन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले तो थोड़ा सा सेफ साइड रहेंगे और बेटर रहेगा। तो इस हिसाब से आप एक बार नजर रखिएगा अदानी टोटल में। रमेश शर्मा साहब बोल रहे हैं कि ये यूपीएल के शेयर में फंस गए हैं, 672 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है और बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं, क्या किया जाए? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, मैं उन मतलब आई डोंट हैव एनी इनहिबिशंस इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि मैं भी केमिकल में ना, मुझे समझ नहीं आता है कि ये बेचारे मूव ही नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। चाहे आपने देखा होगा सर, केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बेचारे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी न्यूज डेवलपमेंट होती है और फिर ये पिटने लग जाते हैं। अब इन्होंने ले रखा है तो देखिए हायर लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और मैं समझता हूं फिर मतलब वही है ना कि बिकॉज आई हैव अ बुलिशनेस इन माय माइंड बिहाइंड केमिकल सेक्टर, मैं समझता हूं अब ये जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है एक बार आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है 650 रुपए के आसपास, वहां से बाउंस बैक, और अब ये ब्रेक करेगा तो 740 से 760 रुपए तक का लेवल पे ये एक बार मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। अगर आप चाहें तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं तो भी मैं आपको बोलूंगा, मतलब इट्स बेटर कि एक बार ना एग्जिट ले लें इससे, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, हम कितना ही अच्छा सोच लें। 740 से 760 में आप एक बार प्लीज एग्जिट करें। अमित कुमार साहब के पास प्रिज्म जॉनसन है, करीब 242 रुपए पर शेयर के दाम पे नहीं खरीदारी है। उनका ये मानना है कि वो फंस गए हैं, आपका भी ये मानना है? सर कौन सा शेयर? प्रिज्म जॉनसन सीमेंट वाला जो है। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप जो पहले के 2-3 वर्ड बोल रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं मेरे पास।
प्रिज्म जॉनसन सीमेंट वाली प्रिज्म कंपनी जो है, जो प्रिज्म सीमेंट के नाम से पहले काम करती थी, वो प्रिज्म जॉनसन। प्रिज्म जॉनसन इन्होंने ले रखा है, और एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। अभी इसका भाव चल रहा है सर 123 रुपए का, और ये हायर लेवल्स पे फंस गए हैं। ये बात बोल रहे हैं, तो देखिए फंसना तो क्या बोलेंगे, बट हाँ अभी ये भी एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। और जब भी हम मतलब ये अभी सुमित सर एक और चीज आप देखिएगा कि ये कुछ एक ऐसा ट्रेंच हो गया पूरा स्टॉक्स का ना, जो पहले बहुत अच्छे चल रहे थे और अब ना वो एक अलग ही लेवल ऑफ कंसोलिडेशन में घुस गए। ये एक समझने वाली बात ये है कि जैसे आपने बिरला सॉफ्ट के लिए भी अभी बात कही थी, अभी ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन है। और अगर आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 110 111 के लेवल पे ये आता है, वहां पे आप एक बार एवरेज करें, और एवरेज करके अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढे कहीं ना कहीं 140 पे, जो नीचे के लेवल पे आप एवरेज करेंगे 140 रुपए के आसपास आता है, वहां पे एक बार अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। और अगर ये 2-3 ट्रेड करके, और एक और चीज जो 110 पे आप एवरेज करेंगे उसका स्टॉप लॉस 98 पे रखेंगे, और ऐसे करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए, और फिर उसके बाद अगर एक ब्रेकआउट पे 140 150 के रेंज में आपको एग्जिट मिलता है, तो वहां से एक बार आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी ढूंढे, वो बेटर रहेगा। वो एक्सिट अपॉर्चुनिटी आपको जहां बताई गई है उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा बजाज फिनसर्व रजत गुप्ता साहब के पास है करीब करीब 1758 के दाम पर, इसमें क्या करना चाहिए? 1758 के भाव में इनके पास है, और भाव भी अट्रैक्टिव है। अभी इसका अपसाइड इंटैक्ट है। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए ही देख रहे हैं तो ये 2100 रुपए में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मीडियम टर्म अगर ये होल्ड करें तो 2360 रुपए तक का भी लेवल ये काउंटर को दिखाने का दमखम रखता है, तो अपने टाइम होराइजन के हिसाब से ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एक संदीप सरोहा साहब का सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, सुनिएगा। इनका ये कहना है कि आईओसी का डिविडेंड यील्ड अब 2% शो कर रहा है, और इन्होंने खरीदारी की थी इसमें इस उम्मीद में कि अच्छा डिविडेंड मिलेगा, और 149 के लेवल भी देखे, लेकिन वो एग्जिट नहीं किया, यही सोचे कि डिविडेंड अच्छा मिलेगा। अब ये क्या करें? देखिए अभी अगर आईओसी पे आप देखें, आपके शो के माध्यम से सुमित सर ये टेक्निकल लेवल्स आपको हमने दर्शकों को सुझाए भी थे, मगर अब इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी हमने ना लेटली एक ये चीज देखी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्रूड में हमने फॉल देखा था, उस फॉल के बाद कहीं ना कहीं वो फॉल अरेस्ट होता हुआ दिखा था, और उसके बाद एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपसाइड देखा था, वो वापस नीचे आ गया था। मैं समझ रहा हूं कि आप बिल्कुल ना बोलें कि आप यहाँ फंसे हुए हैं, आप बिल्कुल इसमें बने रहें। अगर आप डिविडेंड यील्ड की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं आप लंबे अवधि के ही निवेशक हैं, और अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप इसमें बने रहें, डिविडेंड तो आपको मिलता ही रहेगा। ये आपको मध्यम से लंबी अवधि में 180 से 200 रुपए तक का मूवमेंट दिखाने का दमखम रखता है, तो आप फंसे नहीं हैं, परेशान ना हो, आपको हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे, आप आराम से बने रहें। अभी आप बने रहिए सर। और वैसे भी संदीप जी, डिविडेंड यील्ड जो होती है वो किसी एक क्वार्टर के नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। एक कंपनी ने एक साल में एक डिविडेंड दिया, वो डिविडेंड का जो वैल्यू होता है उससे अगर आप एक साल की डिविडेंड यील्ड तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर उसी को आप 4 साल तक कंसेक्यूटिवली देख रहे हैं उसी तरह की डिविडेंड के आसपास होवर करता हुआ, तब उसकी यील्ड बेहतर जजमेंट होती है। तो आप उसको कॉल लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए वेदांता ने 2 साल तक बहुत अच्छा डिविडेंड दिया, स्पेशल डिविडेंड दिया, लेकिन पहले और बाद में फिर कुछ नहीं दिया, तो उसकी यील्ड जो बनी वो एक टेम्परेरी फीचर था। इसलिए आमतौर पे पीएसयूज, आईटी, फार्मा, एमएनसीज, इनके डिविडेंड अच्छे होते हैं क्योंकि इनके पेरेंट को देना होता है, कैश रिच होते हैं। सो उस हिसाब से देखिए, एक दिन 2 दिन का इवेंट नहीं है। आईओसी का डिविडेंड यील्ड आज भी 8 8.5% के आसपास ही है। सो आप इतनी पैनिक स्टेट नहीं है, बने रहिए इस पर आराम से। इसके अलावा एक सवाल आया है कि एस चांद निहारिका जी के पास है, इनकी 274 के दाम पे खरीदारी है, कम चर्चा में रहता है ये कंपनी। आप क्या राय रखते हो एस चांद को लेके? पर एस चांद
जो पब्लिकेशन हाउस है, और आप देखें अब ये एक मूवमेंट सर ढंग का करता हुआ दिख रहा है। और अभी तो ये 201 रुपए के भाव में आपको दिख रहा है। मैं समझता हूं जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, एक बार इमिडिएटली ये 225 रुपए तक जाने का दमखम रखता है, और उस लेवल को ब्रीच करेगा तो फिर ये 225 रुपए को ब्रीच करेगा तो 290 से लेकर 310 रुपए तक का आपको मूवमेंट दिखा सकता है। अभी आप इसमें बने रहे, कोई परेशानी की एज सच बात नहीं है, अभी अपसाइड इसका बाकी है। तो अभी इसका अपसाइड बाकी है, तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है इसके संदर्भ में भी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ साक्षी जैन मौजूद है भोपाल से। साक्षी जी नमस्कार। नमस्ते सर। हेलो। साक्षी जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार मैम, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास RBNL के 623 से 100 शेयर हैं। मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, तो मैं क्या करूँ? ओके, रचित सर, इनके पास 623 रुपए के दाम पर RBNL के 100 शेयर हैं, और ये लंबी अवधि के निवेशक है, इन्वेस्टर है। सो करना क्या चाहिए ना? देखिए, RVNL आपने बहुत हायर लेवल पे लिया है, और अब वहां से ये नीचे ही आए जा रहा है, और जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न दिख रहा है, अभी आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, अब आपको एक बार तो एवरेज करना ही पड़ेगा, और वो जो एवरेज है वो आप इस तरीके से करें कि 50% जो भी आप एवरेज करना चाह रहे हैं वो करें 320 से 322 की रेंज में। इस रेंज में एवरेज करने के बाद जो रिमेनिंग 50% है, क्योंकि अभी टेक्निकली बहुत वीक दिख रहा है और इसमें फर्दर करेक्शन भी आ सकता है, तो वो आएगा आपका 265 266 की रेंज में। वहां पे आप अपनी फर्दर एवरेज करें। अब आप ये बात भी बोल सकते हैं कि कैसी बेवकूफी की बात है, अगर आपको वो लेवल दिख रहे हैं तो आप यहाँ एवरेज क्यों करेंगे। देखिए, अनसर्टेनिटी इज नेम ऑफ द गेम। कोई भी न्यूज, कोई भी ऐसी खबर जो इसको, या री रेटिंग जो इसको अपसाइड के लिए तैयार कर सकती है, तो फिर हमारी एक अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, इसलिए 322-23 की रेंज में, और उसके बाद 266 265 की रेंज में आप एवरेज करें। फिर एवरेज करने के बाद जब भी आपको ये 450 473 475 रुपए के लेवल पे मिले, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करें जो आपने एवरेज किया है, और अपनी पोजीशन होल्ड करें। बाइंग प्राइस आपकी नीचे आएगी, आपको बेटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट बिकॉज यूर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप सिर्फ बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए, आने वाले समय में आपको एक अपसाइड भी दिखाता हुआ दिखेगा। ओके सर, एक सवाल आया है कि नेट वेब पर इन लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है क्या, या E2E क्लाउड, अगर आप उसे ट्रैक कर पा रहे हैं तो E2E क्लाउड या नेट वेब, इन दोनों में से कोई सी एक स्टॉक पर एंट्री की जा सकती है क्या अभी के लेवल पे? सर, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं जी। सर, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। हाँ, नेट वेब टेक्नोलॉजीज। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज आप देखें, अभी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने, और आप अगर इसमें एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, जितना भी आप इसमें अभी फंड डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, अराउंड 40% यहाँ कर लीजिए। अगर कोई भी डाउनसाइड देखने को मिलता है और 1480 के आसपास ये आपको आता हुआ दिखता है, वहां पे आप रिमेनिंग अपनी बाइंग कर सकते हैं। अभी इसमें एक ब्रेकआउट देखा गया है जो कि आपको बहुत इजीली 1820 रुपए तक लेके जा सकता है, और उसके बाद जब ये मूवमेंट करेगा आपको 2160 तक का मूवमेंट भी दिखा सकता है। तो बुलिश ट्रेंड पे ये है, बट क्योंकि अनसर्टेनिटी थोड़ी सी रहती है, इसलिए पूरा फंड यहाँ डिप्लॉय ना करें, थोड़ा सा नीचे के लिए भी रख लें।